नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के जितने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ सकते हैं आपके बहुत छोटी वीडियो में आपके लिए कराते हुए चलेंगे। आज ज़्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि डेली डिस्कस ज़्यादा करते हैं। आज सिर्फ क्वेश्चन का आंसर और उसमें बहुत ज़रूरी फैक्ट बताते हुए चलते हैं। तभी लगभग 40 से 50 के आसपास क्वेश्चन आपके टॉप क्वेश्चन जो 1 से 10 दिन के अंदर है, 1 से 10 जनवरी तक के हैं, टॉप 40 मतलब 40 से 50 तक क्वेश्चन आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको सभी को ओम गुरुकुल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है आपको ये दिया हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ से कोई भी जानकारी जो पहली बार है वही मिलती है, या कोई बैच रिलेटेड हो या कोई भी सिलेबस या सरकारी जॉब की कोई भी अपडेट होती है आपके लिए हित की होती है, हम लोग वहीं से सबसे पहले शेयर करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। आपने अगर पूरा दिन ना पढ़ा हो, डेली नहीं आप देख पाते हो किसी कारण, बस जिसने भी नहीं देखा ये उसका रिवीजन वीडियो समझ लीजिए आपको, और जिसने पढ़ा भी है उसका रिकॉल हो जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हमने आपको बताया था टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता करें। अभी हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका, एन चंद्रशेखरन। ठीक, इनको एक राज्य ने अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, किसने किया है, ये महाराष्ट्र करना किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। दोस्तों, अप्रैल नवंबर में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि और प्रसंस्करण, यहाँ गलत लिखा है दोस्तों, प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये वृद्धि दोस्तों कितने प्रतिशत की, 16% की। ठीक, किसमें, याद रखना, वित्त वर्ष अप्रैल और नवंबर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कब से कब तक, ये अप्रैल से नवंबर तक की बात कर रहा है। कौन से वित्त वर्ष, 2022-23 के कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 16% की वृद्धि हुई। लुइज इनासियो लुला ने ब्राजील के राष्ट्रपति के चुनाव में किस हराकर जीता। इसमें कुछ भाषा करवा लेंगे, ये समझ लीजिए दोनों। लुइज इनासियो लुला, जिसे डी सिल्वा पूरा नाम है इनका, इन्होंने किस ब्राजील में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तीसरी बार इन्होंने, कितनी बार है पूछा जाता है, अगर तीसरी बार ये राष्ट्रपति की शपथ ली इन्होंने। कैसे हरा कर ली है, ये इन्होंने हरा कर ली है जायर बोल्सोनारो। ठीक, कैसे हरा कर ली है, जायर बोल्सोनारो। ठीक, और ऑल ओवर ब्राजील के राष्ट्रपति की बात करें कि कितनी बार, कौन सा क्रम है इनका 39वां क्रम। ठीक, ये ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया और विद्युत तीसरी बार शपथ ली। किसे हराया है, जायर बोल्सोनारो को हराया इन्होंने। ठीक दोस्तों, चलते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र महाराष्ट्र के राष्ट्रकवि तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कब से कब तक हुई और इसकी थीम, ठीक, इसका क्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ज़्यादातर पूछा जाता है दोस्तों। देखो दोस्तों, बात ही आपसे सुबह पूछ दे कि जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का है, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, 108वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा दोस्तों, 108वां संस्करण किया गया। कहाँ किया गया, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक, कहा किया गया, नागपुर महाराष्ट्र। दोस्तों, कब से कब तक किया गया, ये किया गया 3 से 5 जनवरी 2023
2023 तक। कब से कब तक किया गया दोस्तों? 3 से 5 जनवरी दोस्तों, नहीं दोस्तों यहाँ पे 3 से 7 जनवरी कर लेना, ठीक। कब से कब तक? 3 से 7 जनवरी। कौन सा, कहाँ पे नाम? इसका एक ही थीम है, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के एक सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक। महिलाओं के जो सशक्तिकरण उसमें विज्ञान का महत्व दर्शाने के लिए इस चीज़ का थीम रखी गई। क्या रखी गई है? महिलाओं के सशक्तिकरण के सतत विकास, सशक्तिकरण के लिए और सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक। अभी हाल ही में इसी के मद्देनजर एक इसमें और भी बैठक हुई, किसकी होगी? महिला विज्ञान कांग्रेस। आपसे पूछ लिया जाए कि महिला विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ? वो भी नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। ये जो 3 से 7 जनवरी हो इसी दौरान हुआ। अगर इसका क्रम पूछ लिया जाए तो इसका 10वां संस्करण हुआ, ठीक। याद रखना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस से पूछे जाए तो 108वां संस्करण, और महिला विज्ञान संस्करण का पूछा जाए तो 10वां संस्करण। कब हुआ? नागपुर में हुआ, दोनों नागपुर। इसके अंतर्गत इसका सम्मेलन किया गया, ठीक दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा। चुनाव आयोग ने हाल ही में 27 दिसंबर को किस राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परमिशन की घोषणा की है? देखो अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें राजीव कुमार जी हैं, ठीक है। राजीव कुमार जी हैं कौन से क्रम के? 25वें क्रम के हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इन्होंने असम राज्य में अभी हाल ही में परमिशन की घोषणा की है। अब बात की जाए असम राज्य में वर्तमान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 14 संसदीय सीट है, 14 संसदीय क्षेत्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा कितने हैं तो 126 विधानसभा है, ठीक। ये अभी तक जब इसमें परमिशन की घोषणा की है तो ये पूछा जा सकता है कि कितने लोकसभा क्षेत्र है? 14, और विधानसभा क्षेत्र कितने? 126। अब बात करते हैं वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 में जीएसटी राजस्व दिसंबर 2021 जीएसटी राजस्व कितने % के अधिक है? मतलब दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 की तुलना की गई है, कितना ज़्यादा आपकी बार जीएसटी कलेक्शन हुआ है? तो दोस्तों 15% है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब जीतकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड भी जीता है और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज का भी जीता है। उसके साथ साथ इन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। कौन से खिलाड़ी हैं दोस्तों? इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है दोस्तों? मैग्नस कार्लसन, ठीक। मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2023 को लेकर यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया? देखो, एक ऐसा देश जिसकी अपनी मुद्रा कूना थी, कौन सी थी? कूना, ठीक। इसका अगर 1 यूरो बराबर बात करें, कौन से? 1 यूरो बराबर 7 पॉइंट कुछ कूना मुद्रा, मतलब 1 यूरो में लगभग 7 से ज़्यादा कूना मिल जाते थे, ठीक। मुद्रा जो होती कूना मुद्रा, ठीक। ये देश है क्रोएशिया, ठीक। इन्होंने यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है, यूरो मुद्रा है, किसकी है? यूरोपीय संघ की दोस्तों, इसकी मुद्रा अपना ली। और अब बात करें कि क्रोएशिया यूरोपीय संघ में शामिल कब हुआ? 2013 ईस्वी में। ये कब? 2013 ईस्वी में ये दोस्तों यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। इसे यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है अपनाने में लगभग 10 वर्ष लगे। कब क्रोएशिया यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था? 2013 में, ठीक। इसकी जो पहली मुद्रा थी कूनो जो भी कह लीजिए, 1 यूरो बराबर लगभग 7.53 कूनो मुद्रा आ जाती है, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं, चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? कहाँ का? बिहार का। बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर। क्या नाम है दोस्तों इनका? बिहार का स्टेट मैथिली ठाकुर,
ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर किसके भी पॉसिबल है उतनी ही बता रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा फैक्ट है क्योंकि ये सब बता चुके हैं, बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान ने कौन सी योजना शुरू की थी, उस स्कीम का क्या नाम है, यही पूछा है किसने मिलकर। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान ने मिलकर इसका योजना का नाम है स्मार्ट। क्या नाम है? स्मार्ट। ठीक, कभी कभी स्मार्ट का ऐसे क्वेश्चन का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग दोस्तों इसके फुल फॉर्म नोट कर लेना। ठीक, क्या है? स्कोप फॉर मैन स्टीम। चलो हम नोट ही करा दे रहे हैं दोस्तों आपको। स्कोप फॉर मैन स्टीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। ठीक दोस्तों, क्या हुआ देखो, स्कोप फॉर मैन स्टीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल स्मार्ट। इसके माध्यम से स्वास्थ्य प्राथमिक स्कूल या प्राथमिक आयुर्वेदिक जो भी संस्थान है उनके माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य के जो प्राथमिक अनुसंधान वाले क्षेत्र है उनको अनुसंधान को बढ़ावा देना, मतलब स्वास्थ्य और आयुर्वेद क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना इस स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य है। किसका है? स्मार्ट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों के लिए 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके किसी पेपर में गारंटी लिख के रख लीजिए, ये आएगा। देखो पूछा जा सकता है कि किस राज्य के लिए, एक तो याद रखना ये 17 सदस्यीय समिति है और किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया और किसके लिए ये किया गया है। अनूठी संस्कृत जिस राज्य के लिए गए उसके एक जो सांस्कृतिक धरोहर है उसके लिए, उसकी भाषा के लिए और रोजगार की रक्षा के उपायों के लिए ये समिति का गठन किया गया है। किसके? लद्दाख के लिए। लद्दाख राज्य के लिए किया गया है, गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया है? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के इसमें वर्तमान केंद्रीय मंत्री का क्या नाम है? अमित शाह जी। उनके एक गृह राज्य मंत्री है, एक केंद्रीय मंत्री होता है, उसके नीचे एक राज्य मंत्री होता है, इसलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय, इनके नेतृत्व में इस समिति का गठन हुआ। किनके संबंध में? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो लद्दाख राज्य की सांस्कृतिक, भाषा और रोजगार रक्षा के उपायों पर विचार करेगी। किसने की है? ये गृह मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया। अब देखते हैं चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। अभी हाल ही में इस राज्य में चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, 3 राज्यों में हो गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वो 3 कौन से राज्य हैं त्रिपुरा के अलावा, त्रिपुरा और 2 राज्यों के। अभी हाल ही में कल या परसों में चुनाव आयोग ने घोषणा इन राज्यों में कर दी है। ठीक, कि इस राज्य में 90% वोट परसेंटेज लाने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। मिशन 929 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा। हमने अभी हाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या बताया था? राजीव कुमार, जो 25वें क्रम के हैं। ठीक, किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य के अलावा मिशन राज्य में 2 राज्य और है जिसमें चुनाव घोषणा हुई। त्रिपुरा राज्य में मिशन 929 लॉन्च किया गया, जिससे वहाँ की जो वोट परसेंटेज है 90% तक पहुँच सके। क्योंकि अभी हम लोग सुनते हैं कि 60% बम्पर वोटिंग,
60% बम्पर दे रहे, जबकि 90% लक्ष्य है ये। हाल में केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना कहाँ की गई है? इसका उद्घाटन इस संस्थान का अमित शाह द्वारा कर्नाटक के देवनहल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? देवनहल्ली, जो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ इसका उद्घाटन किया गया। गुप्त केंद्रीय जासूसी ये प्रशिक्षण। इससे पहले 5 जगह है, चंडीगढ़ में, जयपुर में, कोलकाता में, हैदराबाद में और गाजियाबाद में। 5 जगह इससे पहले ये संस्थान है। इनका मुख्य उद्देश्य जो सेना को प्रशिक्षण देना। ठीक, चलते नेक्स्ट। कौन सा देश जनवरी 2023 में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा? देखो, अभी हाल ही में अगर बात करें किसकी, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की, तो इसकी स्थापना 1961 में की थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। ये अभी हाल ही में नवंबर के आसपास है, इसमें 13वीं कांग्रेस की बैठक हुई। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। इसमें भारतीय डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह अध्यक्ष चुने गए। कौन से? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इसके कितने वर्षों के लिए? अगले 4 वर्षों के लिए। मतलब भारत, तो क्या पूछा गया? कौन नेतृत्व करेगा? भारत। ठीक, इसकी स्थापना कहाँ हुई? 1961 में है। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। तो इसके जो अभी हाल ही में बैठक हुई थी, कब? अक्टूबर या नवंबर के आसपास हुई थी। 13वीं बैठक थी, जिसे कांग्रेस बोलते हैं। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह उसमें चुनाव हुए, तो उनमें अध्यक्ष के तौर पे ये जो इन्होंने चुनाव जीता है। किसने? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ये भारतीय। अगले 4 वर्षों तक इसका नेतृत्व इन्हीं के हाथों में रहेगा। कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला दूसरा देश बन गया? देखो, एशिया का पहला देश है और ऑल ओवर दूसरा चीन ऐसा देश है जो हाइड्रोजन से ट्रेन संचालन वाला दूसरा देश बन गया। कहाँ? विश्व में। लेकिन अगर एशिया की बात करें दोस्तों, तो पहला देश है। और पहले विश्व में पहले की बात करें तो जर्मनी ऐसा देश है जिन्होंने पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन किया। किस देश के सहयोग से अगर आप बात किया जाए तो फ्रांस के सहयोग से। भारत 2023 लास्ट तक हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन की शुरुआत कर देगा दोस्तों। कब तक? 2023 के लास्ट तक। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाए। इसे पहली बार कब मनाया गया था? 2019 को। कब? 2019 को। 2018 में घोषणा हुई थी, उसके बाद 2019 से मनाना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुखाश्रय ठीक सहायता कोष की स्थापना किस राज्य में की गई? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस वहां बहुमत से जीती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना की है। इसमें फंड 101 करोड़ फंड की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत जो भी सरकार के जितने भी मंत्री होंगे या कांग्रेस के विधायक होंगे, पहली महीना की जो वेतन है इस फंड में देंगे। इस फंड का उपयोग बेसहारा बच्चों, जो उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 से 4 हज़ार बेसहारा बच्चे हैं, जो उनके कथन है मुख्यमंत्री जी का, उनके सभी को उस शिक्षा के लिए उनको सभी को उस शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने जो इस फंड का उपयोग होगा। और उस शिक्षा में जो बेसहारा बच्चे हैं प्लस लड़कियों को 4000 मंथली पॉकेट का खर्चा दिया जाएगा। ठीक, किसके द्वारा चले गए? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक, भारत का सबसे अधिक पुस्तकालय कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों किन्नौर जिला में। अगर जिला के हिसाब से बात करें, राज्य के हिसाब से बात करें, केरल। और किन्नौर ही केरल के ही एक जिला है। ठीक, अगर राज्य के हिसाब से पूछे तो केरल में, जिला के हिसाब से पूछे तो किन्नौर में। बात करते हैं सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुल का उद्घाटन किया। ये लगभग 101 मीटर लंबा पुल है। इस पुल के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश होते हुए भी बॉर्डर पे भारतीय सेना आसानी से पहुंच सकती है। ये पुल सियोम नदी के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर? सियोम नदी के ऊपर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
रणजी ट्रॉफी में मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाला पहले खिलाड़ी। देखो अभी तक रणजी में किसी ने हैट्रिक नहीं ली थी, लेकिन सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उन्नाकट, क्या नाम है, जयदेव उन्नाकट ने ये कारनामा कर दिखाया। इन्होंने पहली ओवर में हैट्रिक अपने नाम की है। किसमें, सौराष्ट्र टीम के ये कप्तान थे। ठीक दोस्तों, नासा के किस मिशन में अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो नासा द्वारा एक अपोलो मिशन चलाया गया। ये कब चलाया गया, 1968 में। ठीक दोस्तों, इसमें अभी 3 यात्री थे, जिसमें 2 खत्म हो चुके थे, मतलब जीवित नहीं, ये जीवित हैं। क्या नाम है, वाल्टर कनिंघम, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष तक भारत में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार ने दोस्तों कई लक्ष्य रखे हैं अभी तक, आपको कई बार समय समय पर हम आपको जानकारी दे चुके हैं दोस्तों। देखो एक तो मलेरिया है, मलेरिया, टीबी। ठीक, आप लोग कमेंट करना कि मलेरिया और टीबी कब तक उन्होंने रखा। ये रखा है कालाजार को 2023 के लास्ट तक इसको पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया का मुख्य विषय क्या था। अभी हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश में इसका सम्मेलन किया गया। किसका, राज्य मंत्रियों के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। ये किस पर किया जाए, जल पर किया जाए। इस बैठक में जल मंत्री, पूरे राज्यों के जल मंत्री उपस्थित हुआ और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, क्योंकि जल राज्य का विषय है दोस्तों। देखो ये बैठक 5 से 6 जनवरी, कब से कब तक, 5 से 6 जनवरी 2023 तक भोपाल मध्य प्रदेश में की गई। ठीक, इसमें जल के भविष्य के बारे में बात की गई। इसका अगर बात करें, इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी दोस्तों वाटर विजन @ 2047। नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टीम है। क्या टीम है, 5 से 6 जनवरी तक भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। क्या जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका जो थीम थी वाटर विजन @ 2047। अब देखते हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 6 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 6 जनवरी तक। आपकी बात का मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को लिए खड़ा होना। किसके लिए, युद्ध में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए खड़ा होना इसका एक उद्देश्य है। बात करें दुनिया का पहला पांडुलिप संग्रहालय कहाँ खोला गया। ये केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। ठीक, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में ये खोला गया। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है, केरल राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। देखो खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ये जो गुणवत्ता खाने में पोषण, उचित गुणवत्ता या पोषण अच्छी मात्रा मिली होती है, ठीक, उनको दिया जाता है। ये रेटिंग के 5 स्टार में दिया गया है। किसमें, 5 स्टार रेटिंग के साथ इसे दिया गया है। किसे, ईट राइट स्टेशन का प्रमाण प्रदान किया गया है वाराणसी स्टेशन, जो वाराणसी में कैंट है रेलवे स्टेशन, उसे इसका पुरस्कार मिला है। किसके, 5 स्टार रेटिंग के साथ मिला है ईट राइट स्टेशन। और 4 राइट स्टेशन अभी हाल में भोपाल को मिला है, भोपाल रेलवे स्टेशन को। ठीक, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया। जैसे भारत रत्न पुरस्कार होता है, वैसे तरह असम सरकार ने भी एक पुरस्कार चालू किया, पिछले साल रतन टाटा को मिला था ये असम वैभव पुरस्कार है। ठीक है, आपकी बार किसे मिला, तपन शौकिया। किसे मिला दोस्तों आपकी बार, तपन शौकिया। ठीक, पिछली बार 2021 का किसे मिले था, रतन टाटा को। Y20 मतलब यूथ शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। देखो
G20 पिछली कई वीडियो में हमने पिछली एक वीडियो में बताया कि U20 का सम्मेलन वहीं होता है जहां जिसके पास G20 की अध्यक्षता होता है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो G20 देशों के युवा नेताओं को एक मंच पर लाना, इसका एक उद्देश्य है दोस्तों। अभी हाल ही में इसके लिए थीम नई दिल्ली में अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च की गई, इसकी थीम, इसका लोगो, ठीक। इसका अगर बात की जाए इसका आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन गुवाहाटी, असम गुवाहाटी में होगा। कहाँ होगा इसका? गुवाहाटी असम में, ठीक। जिस देश के पास दोस्तों G20 की अध्यक्षता होती है उसी देश में इसका अभी सम्मेलन किया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य है, जो G20 के देश हैं उनके युवा नेताओं को एक मंच प्रदान करना, ठीक। कब से कब तक होगा? ये 6 से 8 फरवरी 2023 तक होगा। कब से कब तक? 6 से 8 फरवरी। बात करते हैं गंगा सागर मेले का राष्ट्रीय दर्जा देने की ये मांग की जा रही है। ये मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों? ये मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। ये कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला है। जिसे भी राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार या सरकार द्वारा उठाया जाता है, इसलिए इसका मांग की जा रही है। कहाँ आयोजित होता है? ये पश्चिम बंगाल में। ये कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? गंगा सागर मेला। समावेशी दुनिया बनाने के उद्देश्य से पर्पल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखो, पर्पल जो फेस्टिवल है दोस्तों, ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इसी पर्पल फेस्टिवल के दौरान एक दिव्यांगों के ऊपर कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है कि दिव्यांगों के लिए कैसे, उनके सशक्तिकरण से लिए कैसे काम हो सके, इस कार्यशाला में उसके ऊपर बातचीत होगी। अगर इसका आयोजन की बात करें किसका? पर्पल फेस्टिवल की 6 से 8 जनवरी 2023 तक, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्पल फेस्टिवल का संबंध किससे है, तो दिव्यांग जनों से अगर आंसर ऑप्शन में हो तो वो भी सही हो, क्योंकि इसी के दौरान दिव्यांग जनों के ऊपर भी इस कार्यशाला का आयोजन होगा, ठीक। बात करते हैं अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक साथ लिखना, ठीक, एक साथ। जो अपर हाउस है कहाँ का? अमेरिका का, उसका भी हाल ही में नैन्सी पेलोसी की जगह पे इन्होंने जगह पदभार संभाला है। किसने? जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता की नैन्सी पेलोसी, अभी जिन्होंने केविन मैकार्थी ने इनकी जगह नियुक्त किया गया है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के हैं। क्या नाम है? केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी, ठीक दोस्तों। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? भारत वर्तमान में चीन अमेरिका के बाद तीसरा है। अगर शीर्ष देश पूछ ले जाए तो टॉप पे चीन है, चीन के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद भारत है, भारत के बाद जापान है दोस्तों। तो जापान को पछाड़कर भारत ऑटो बाजार के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक। अभी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल यूपी ग्लोबल सिटी अभियान का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 100 दिन के अंदर जितने भी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय हैं उनमें साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और बेहतर गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि अभी G20 का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत में होनी है इस वर्ष, इसके लिए, ठीक। और कचरे का उचित निपटान के लिए उसका एक मुख्य कारण किसका? यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। कितने दिन के लिए चलाया जा रहा है? 100 दिन के लिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी भारत द्वारा की गई, इसका विषय था दोस्तों, देखो
इस सम्मेलन का मतलब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का एक ही जो विकासशील देश है उनको एक मंच प्रदान करना, ये भारत उनको एक मंच प्रदान करना भारत का ऐसा प्रयास है। एक ही इसकी जो मेजबानी है उसने किसने दी, भारत ने। और इसमें उद्घाटन समारोह में किसने दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया था। दोस्तों देखो, अगर थीम की बात करें तो आवाज़ की एकता और उद्देश्य की एकता, मतलब जो एकता हो, आवाज़ हो, जो भी हम बात करें उसमें एकता हो, और जो भी हम लोगों को उद्देश्य हो, जैसा विकासशील देशों को इसकी थीम है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था दोस्तों, गुजरात में हर वर्ष पतंग महोत्सव का एक अच्छे स्तर पर इसका आयोजन होता है। इसमें लगभग 50 देश से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, इसकी मुख्य जो थीम है आधारित है वो G20 की थीम से पर आधारित है दोस्तों। ठीक, एक पृथ्वी एक फ्यूचर और एक पृथ्वी एक परिवार और एक फ्यूचर। क्या अगर थीम की बात करें तो एक पृथ्वी है, एक परिवार और एक भविष्य या फ्यूचर इसकी थीम है। ठीक, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसे सम्मानित किया गया, D.Y. चंद्रचूड़ को। अपने जीवन मर्द के देश या विदेश में जो भी कानूनी सेवाएं दी हैं उनके लिए D.Y. चंद्रचूड़ की भारत के 50वें CGI हैं। ठीक, बर्मिंघम में अंडर 15 मतलब अंडर ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट भारत के लिए किस खिलाड़ी ने जीता है, ये कहाँ आयोजित किया गया, ये UK बर्मिंघम में आयोजित किया गया दोस्तों। इन्होंने किसने जीता, ये अनाहत सिंह ने जीता है ये। ठीक है, किसने जीता है, अनाहत सिंह ने ये जीता है। ये 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं स्क्वैश के। ठीक, बात करते हैं एस्पिरेशनल से ब्लॉक प्रोग्राम की घोषणा किस बजट सत्र में की गई, ये बजट सत्र में 2022-23 में की गई। ठीक, इसके देखो अभी हाल में जब मुख्य सचिवों की नई दिल्ली में दूसरी शिखर सम्मेलन की बैठक, इस दौरान प्रधानमंत्री ने मतलब आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की घोषणा की। इससे पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा है। ठीक, इसमें लगभग 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है, जिसमें 68 ब्लॉक UP से चुने गए हैं। ठीक, G20 की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक 9 जनवरी को कोलकाता में शुरू की गई। इसका मुख्य विषय क्या है, देखो वित्तीय समावेशन के ऊपर 9 जनवरी कोलकाता में बैठक की, कोलकाता पश्चिम, उसका वसुधैव कुटुंब। हाँ ठीक, इसके मुख्य बैठक की आप लोग जानते हैं, हम लोगों की शुरुआती से यही कहना है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अच्छा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे सही से, दोबारा देख रहे हैं। ठीक, देखो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, ये इसकी थीम है। 10 जनवरी को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस स्थान में, देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया है। इसमें भारत पिछले बार जब 2022 में आया था तब 83 स्थान के किसे 83 स्थान, तब 60 देशों की यात्रा वो अपने पासपोर्ट के जरिए कर सकता है। इससे एक जो हमारा किसी भी देश के पासपोर्ट की वैल्यू का पता चलता है, ठीक, कितने देशों में वो यात्रा कर सकता है, वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती है। कितने, पिछली बार 60, लेकिन एक बार एक देश कम हो गया तो 59 देशों में, तो रैंक में भी फर्क पड़ गया, कितना 2 स्थान घटकर अब 50वीं रैंक पे भारत पहुंच गया। शीर्ष स्थान की बात करें तो लगभग 193 देशों के साथ जापान शीर्ष पे है। कौन सा शीर्ष पे अगर बात करें दोस्तों, जापान है। ठीक, और 2-3 स्थान पर करें सिंगापुर और दक्षिण कोरिया 192 देशों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विशाल अपनी यात्रा कहाँ शुरू करेगी। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया सबसे लंबी क्रूज रिवर का नाम क्या है, तो क्या नाम है, MV गंगा विलास। ठीक, इसकी शुरुआत 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से की है। ये 4 राज्यों प्लस एक देश से होकर गुजरी थी, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड और असम। दूसरा एक देश कौन है, बांग्लादेश। जितने भी किनारे पे ऐतिहासिक क्षेत्र पड़ेंगे या फिर कोई अभ्यारण्य पड़े या कोई भी ऐतिहासिक क्षेत्र, उन सबसे होते हुए भी ये क्रूज लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा कवर करेगी। कितने दिनों में करेगी, 51 दिनों में। ठीक दोस्तों, 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में 6वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव की थीम क्या है, देखो अभी हाल ही में 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं दोस्तों। अभी कहाँ पे, हुबली के कर्नाटक में इसका सम्मेलन किया गया। और कब से कब तक ये सम्मेलन करेगा, ये चलेगा 12 से 16 जनवरी तक। ठीक दोस्तों, इसकी एक ही थीम है, विकसित युवा विकसित भारत। इसकी क्या जो थीम पूछी है, विकसित भारत और विकसित युवा। ठीक, मतलब विकसित युवा और विकसित भारत इसके थीम पे। जितने भी इम्पोर्टेंट ये 10 दिनों बन सकते थे आपको हमने कराए हैं। ठीक, पढ़ते रहिए और ये आपको एक रिवीजन क्लास तौर पर हो गई। तो दोस्तों, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके साथ, तो आप लोग शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में भी। ठीक, लाइक कमेंट करना ना भूलें और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर दें किसी भी अपडेट के लिए। पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।